हाँ तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग हिंदी ग्रामर से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग सक्सेस क्लासेस @ चैनल को अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या जानेंगे आज हम लोग? वर्णों का उच्चारण स्थान। अर्थात हम लोग जो वर्ण अर्थात अक्षर जो पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में क से ह तक जो अक्षर है, उन सारे अक्षरों का उच्चारण हम लोग अपने मुंह के द्वारा किस स्थान से करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये सारी बातें हम लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा और कभी हम लोग इसको भूलेंगे नहीं। सिर्फ ध्यान से देखना है, समझना है। हमारे मुंह में उच्चारण करने के लिए ईश्वर ने 5 स्थान दिए हैं, जिसमें पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दांत और पांचवा है ओष्ठ। ये कंठ जो है हमारे मुंह का बहुत ही भीतरी भाग है। कंठ से थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद मुंह का बीच वाला भाग जो धंसा हुआ भाग है वो तालु के रूप में जाना जाता है। तालु से थोड़ा बाहर आने के बाद दांत से थोड़ा ऊपर का भाग मूर्धा कहलाता है। और मूर्धा से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा दांत का अंश आ जाता है, दांत का हिस्सा आता है। और दांत के बाहर आते हैं तो हम लोग ओष्ठ को पाते हैं, यानी अंतिम हिस्सा जो है उच्चारण करने का वो ओष्ठ है। ये उच्चारण करने के हमारे मुंह में ईश्वर ने 5 जगह दिए हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ। उच्चारण करने के कितने स्थान हुए? 5। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ। अब हम लोग चले क से लेकर के ह तक, यानी एक क वाला होता है, एक च का वर्ग होता है, एक ट का वर्ग होता है, एक त का वर्ग होता है और एक प का वर्ग होता है। बाकी ये 5 ही चीज को वर्ग में बांटा गया है। पहला क वाला कहलाता है क वर्ग, च वाला कहलाता है च वर्ग, ट वाला ट वर्ग, त वाला त वर्ग। अर्थात सब में वर्ग जोड़ देना है, यानी प वाला कहलाएगा प वर्ग। इससे आगे हम लोग जानते हैं कि इसके अतिरिक्त हम लोग यो, रो, लो, वो, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व तथा ह को भी जानते हैं। ये 5 वर्ग हमारा हो गया वर्ण का। क से लेकर अंग तक क वर्ग कहलाता है, च से लेकर यहाँ तक च वर्ग कहलाता है, ट से लेकर मूर्धन्य नो तक ट वर्ग कहलाता है, त से लेकर दंत नो तक त वर्ग कहलाता है और प से लेकर मोह तक प वर्ग कहलाता है। इस बात को हम लोग समझ गए होंगे कि क वाला जितना आता है अंगों तक क वर्ग, च से यहाँ तक जो अंतिम 5 अक्षर हैं वो च वर्ग, ट से मूर्धन्य नो तक 5 अक्षर वो ट वर्ग और तो से लेकर के दंत नो तक त वर्ग और प से लेकर के म तक प वर्ग। इस तरह से हम लोग मिलान करें तो उच्चारण करने के लिए हमारे मुंह में जगह भी 5 है। एक कंठ है, एक तालु है, एक मूर्धा है, एक दांत है और एक ओष्ठ है। और वर्णों को जो हम लोग पढ़ते हैं क से लेकर के प से म तक, वो सब 5 वर्गों में बांटा गया है। एक क वर्ग, एक च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग, एक प वर्ग। अब इसी के आधार पर वर्णों का उच्चारण होता है। थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से ध्यान से देखें और समझें तो आसानी से ये बातें समझ में आ जाएगी। देखा जाए तो क वर्ग जो है ये टोटल क का जितना आता है वो कंठ में चला जाता है, यानी क का उच्चारण कहाँ हो जाएगा? कंठ। ख का उच्चारण कंठ, ग का कंठ, घ का कंठ
और अंगों के बारे में बताते हैं, उसमें कंठ भी होता है और आगे इसका नियम हम बताते हैं। अंतिम अक्षर को भी छोड़ना है। इससे क्या पता चला, क का जितना आता है घ तक सब कंठ, उसी तरह से च में जितना आता है च, छ, ज, झ और इया को अभी छोड़ दें, बताएंगे उसके बारे में। च इसका उच्चारण स्थान तालु, यानी च का उच्चारण तालु, छ का उच्चारण तालु, ज का तालु, झ का तालु। उसी तरह से हम लोग ट वर्ग में चले जाएं तो उसका उच्चारण हो जाता है मूर्धा, यानी ट का उच्चारण जितना आएगा ट, ठ, ड, ढ सब का उच्चारण मूर्धा। और दांत से हो जाता है त वर्ग वाला, अर्थात त, थ, द, ध, इसका उच्चारण दांत। और प से लेकर के भ, म, भ तक, यानी म छोड़ करके इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क का उच्चारण कहाँ होगा, कंठ, ख का उच्चारण कंठ, ग का उच्चारण कंठ, घ का उच्चारण कंठ। अब अंतिम अक्षर जो बचा हुआ है, इसका अंतिम अक्षर अंग, इसका अंतिम अक्षर या इसका मूर्धन्य नो, और इसका दंत नो, और इसका म। हम लोग यदि अगर प्रैक्टिकली रूप से देखें, बोलने का प्रयास करें, और अंगों बोलने से यदि अगर हम लोग बोलने से पहले हम लोग यदि अगर नाक को बंद कर दें तो अंगों का सही उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसलिए अंतिम अक्षर जितना है उसमें कंठ के साथ, यानी कंठ है तो कंठ के साथ नाक, यहाँ के साथ नाक, और इसमें भी सब में नाक जोड़ करके बताया जाएगा। अर्थात अंगों का उच्चारण कंठ तो है, लेकिन कंठ के साथ ये नाक भी आता है, यानी अंगों का उच्चारण कंठ और नाक। यहाँ का उच्चारण तालु और नाक, मूर्धन्य नौ का उच्चारण मूर्धा और नाक, दंत नौ का उच्चारण दांत और नाक, उसी तरह से मौ का उच्चारण भी होगा ओष्ठ और नाक। तो यहाँ तक हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्या, कि क का उच्चारण कंठ, ख, ग, घ सब का उच्चारण कंठ, और अंगों का उच्चारण कंठ के साथ नाक मिलाकर बोलेंगे, यानी अंगों का उच्चारण कंठ भी होगा और नाक भी, यानी मिला जुला करके इसका उच्चारण होता है कंठ के माध्यम से भी और नाक के माध्यम से। यानी अंगों का उच्चारण हो गया कंठ और नाक। छ का उच्चारण तालु, छ का उच्चारण तालु, ज का उच्चारण तालु, झ का उच्चारण तालु, और यहाँ का जब उच्चारण बोलेंगे तो तालु के साथ नाक भी बोलेंगे, तालु और नाक। मूर्धा, मूर्धन्य नो, यानी ट का मूर्धा, ठ का मूर्धा, ड का मूर्धा, ढ का मूर्धा, और मूर्धन्य नो जब बताएंगे तो मूर्धा और नाक बोलेंगे। दांत से उच्चारण त का, थ का, द का, ध का, और नौ जब बोलेंगे तो दांत और नाक बोलेंगे। उसी तरह से प का उच्चारण ओष्ठ, फ ओष्ठ, ब ओष्ठ, भ ओष्ठ, और मो जब बोलेंगे तो ओष्ठ और नाक। ये 25 अक्षर, 5, 5, 10, 15, 20, 25 अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है, इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बचा हमारा ये यो वाला। चूँकि यो हमारे कंठ में, मुंह के अंदर बोलने के लिए 5 ही जगह है, और इसको वर्ग में बांटने के बाद 5 वर्ग हमारा प तक आकर पूरा हो जाता है। इसलिए यो का उच्चारण स्थान इन्हीं सब चीज़ों में छिपा हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसमें 3 अक्षर तो ऐसे छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि ये अपने नाम से ही जाना जाता है। कैसे जाना जाता है कि तालव्य शो, नाम ही इसका है तालव्य शो, अर्थात इसका उच्चारण तालु से होता है। तालव्य शो, नाम क्या? तालव्य शो। इसलिए उसका उच्चारण तो नाम से ही पता चल जाता है कि तालव्य शो का उच्चारण तालु से होगा। इसका नाम क्या है? मूर्धन्य शो, और नाम से ही पता चलता है मूर्धा, यानी इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और इसका नाम क्या है? दंत शो, जो नाम से ही पता चल जाता है कि इसका उच्चारण दंत अर्थात दांत से है। तो इस 3 चीज़ को तो हम लोग समझ गए होंगे। समझिए क्या? तालव्य शो का नाम है तालव्य शो तालु से, मूर्धन्य शो मूर्धा से, दंत शो दांत से। अब बचे हमारे 5 अक्षर, य, र, ल, व, अरो, ह। अब देख रहा है इसमें से ह
और एक विसर्ग जो होता है यह हो के तरह ही उच्चारण होता है। हम लोग यदि अगर लिख दे कह संस्कृत में कह, तो इसको भी विसर्ग को किस तरह पढ़ा जाता है, हो के तरह। यानी हो और विसर्ग ये दो चीज़ का उच्चारण, हो और विसर्ग ये दोनों का उच्चारण इसको ले लेते हैं हम लोग इधर से, यानी कंठ से। हो का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण कंठ से, यानी अंतिम अक्षर को ले जाना है ऊपर में, याद रखना है। तो इस तरह से हमारा हो भी स्पष्ट हो गया कि हो कहाँ चला जाएगा, कंठ में। अब हमारा बचा 4 अक्षर य, तो य इधर से लेना है तालु, रो इधर से लेना है मूर्धा, लो लेना है दांत। क्लियर, समझ गए? फिर से देख लें, हो कहाँ चला गया, ये अंतिम वाला जो है इसको ले लेना है पहले कंठ में, और विसर्ग भी उसी तरह से, चूंकि हो और विसर्ग दोनों का उच्चारण एक ही तरह होता है, इसलिए हो चला जाएगा कंठ में। बाकी बचा ये 4 अक्षर, तो अब इसको एक तरफ से हम लेते जाएंगे, कंठ में चला गया हो। अब बचा इधर से यो, तो यो चला जाएगा तालु में, रो चला जाएगा मूर्धा में, और लो चला जाएगा दांत में। बचा हमारा वो, तो वो की जगह क्या है, वो का उच्चारण 2 जगहों से होता है। इसको बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है। वो का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, चूंकि इसका जगह कहाँ है, ओष्ठ में। यो चला, हो चला गया सबसे ऊपर कंठ में, विसर्ग भी कंठ में। अब बचा ये 4, तो 4 को एक तरफ से हम लोग जोड़ते जाएंगे। कंठ ले लिया जगह हो का, यो ले लेगा तालु का, रो ले लेगा मूर्धा का, लो ले लेगा दांत का, वो हो जाएगा ओष्ठ। लेकिन ओष्ठ के साथ साथ इसमें दांत भी आता है। और संस्कृत में इसका एक फॉर्मूला होता है, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अर्थात वो का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ से किया जाता है। संस्कृत में यदि अगर हम लोग कुछ फॉर्मूला को याद रखें तो हर वर्ण का उच्चारण हम लोग आसानी से और जान सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूला है, हम 1-2 को बताते हैं, यदि अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, हम फॉर्मूला भी लिखा देंगे, समझा देंगे। पहले हम लोग ऐसे जब बिना फॉर्मूला के ही जाने, तो क्या आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझे? फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लें। को का कंठ, को जितना आएगा सब कंठ, केवल अंगों जो है उसमें कंठ और नाक। चौ में जितना आएगा तालु, केवल यहाँ में हो जाएगा तालु और नाक। टो में जितना आएगा सब मूर्धा, केवल मूर्धन्य नो, अंतिम अक्षर जब बोलेंगे तो मूर्धा और नाक। उसी तरह से त में जितना आएगा सब दांत, लेकिन नौ जो अंतिम अक्षर है उसमें दांत भी होगा और नाक भी होगा। अब बचा पो, तो पो में जितना अक्षर है सब ओष्ठ से, मो में होगा ओष्ठ और नाक। अब हमारा बच गया ये अक्षर, तो ये अक्षर हो और विसर्ग दोनों एक ही चीज़ है, ये चला जाता है कंठ में। इसको ले लेना अंतिम वाला को ऊपर से, अंतिम वाला को ऊपर से, और बाकी इसको एक तरफ से चलते जाएंगे। यानी यो का उच्चारण तालु, रो का उच्चारण मूर्धा, लो का उच्चारण दांत, और वो का दांत और ओष्ठ दोनों। चूंकि वो ओष्ठ में आता है लेकिन इसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से माना जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वर्ण का उच्चारण अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके अतिरिक्त कुछ ह्रस्व स्वर वर्ण होते हैं, जैसे वो आ, ई, दीर्घई, हर्षई जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसका भी उच्चारण इसी में सम्मिलित है। चूंकि उच्चारण करने के मात्र ही 5 ही स्थान है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। थोड़ा सा देखा जाए कि ये तो वो का उच्चारण का फॉर्मूला हो गया। ये कंठ का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला थोड़ा याद करने में कठिनाई होगी, लिख देते हैं। यदि अगर अच्छा लगे तो बोलना, सारा फॉर्मूला हम अगले वीडियो में बता देंगे। देखिए, कंठ का फॉर्मूला होता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ।
यह है संस्कृत का एक फॉर्मूला जिसके द्वारा हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान अच्छा से याद रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन है। देखिए अ कु कैसे कैसे इसमें आता है। अ मतलब ओ और आ दोनों, ओ और आ दोनों। कु मतलब को वर्ग वाला जितना है सब। अ ओ आ। कु मतलब को वाला सब, यानी क ख ग घ अंग। ह यानी ह, जैसा कि अभी हमने बताया ह विसर्जनीय नाम अर्थात विसर्ग। क्या क्या हो गया, ओ आ। कु माने को वाला सब, हो ह मतलब हो, विसर्जनीय मतलब विसर्ज माने विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, यानी ओ का, आ का, को वाला सब और हो और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसी तरह से अगला फॉर्मूला हम 2-3 फॉर्मूला भी बता रहे हैं, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, हम ये फॉर्मूला भी समझा देंगे। अगला फॉर्मूला है ई चू सिया नाम तालु। ई चूसिया नाम मतलब ई अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों, ह्रस्व ई दीर्घ ई। चू मतलब चौ मतलब सब, यानी चौ छो जो झो यहाँ। इचू सिया, सी मतलब तालब शो, सी तालब शो, और य का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इचू सिया नाम तालु, ई ओ ह्रस्वई दीर्घई चौ वर्ग वाला सब तालब शो और यो का उच्चारण स्थान तालु से होता है। यदि अगर ये फॉर्मूला तुम लोग को बेहतर लगे, अच्छा लगे कि फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, तो याद करके इसके द्वारा भी हम लोग उच्चारण स्थान को बता सकते हैं। ऐसे तो उम्मीद है कि इसके माध्यम से सूत्र को नहीं भी याद करेंगे तो हम सारे वर्णों का उच्चारण आसानी से बता सकते हैं। तो अगला वीडियो में हम स्वर वर्ण का उच्चारण इसी में किस तरह से होता है उस तरह से हम समझाएंगे। फिर बताना है कमेंट करके कि अच्छा लगा या ना लगा हो तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे।